नमस्ते। दो विश्व स्तरीय तथा एक भारत स्तरीय जनजाति के बाद में आज हम पढ़ेंगे एक और भारत स्तरीय जनजाति के बारे में, जिसका नाम है गोंड। गोंड भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, जो अपने आप को कोयटूर या कोल कहते हैं। मुगल शासन के बाद तथा मराठा आक्रमण से पहले भारत में इनका अपना साम्राज्य हुआ करता था। पढ़ेंगे गोंड जनजाति के बारे में। ध्यान दें, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह जो अपने आप को कोल या कोयटूर कहते हैं। पढ़ेंगे सबसे पहले गोंड की उत्पत्ति के बारे में। ध्यान दें, गोंड शब्द की उत्पत्ति तेलुगु या तमिल भाषा के कोंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ पर्वत, फिर से सुन लें। पढ़ रहे हैं हम गोंड जनजाति के बारे में, और गोंड जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई है चीज पढ़ रहे हैं हम। गोंड शब्द की उत्पत्ति तेलुगु या तमिल भाषा के कोंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ पर्वत या पहाड़ होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? पर्वत या पहाड़ होता है, अर्थात यह जनजाति पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। कहां निवास करती है? पर्वतीय क्षेत्रों में। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन गोंड जनजाति की शारीरिक संरचना के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? शारीरिक संरचना के बारे में। देखिए, फिर बता दूं मैं, शारीरिक संरचना में कद काठी का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? कद और काठी, रंग और रूप और उसका बॉडी स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है। शरीर की संरचना क्या है, इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे इनका कद की बात करें हम, फिर हम रंग की बात करें हम, फिर हम इनकी बालों की बात करें हम, फिर हम ओठों की बात करें हम, फिर हम आंखों की बात करते हैं, नाक की बात करें हम, इन बिंदुओं पर चर्चाएं करते हैं अपन। गोंड जनजाति के जो लोग हैं उनका कद वही नाटा यानी कम, रंग इनका काला होता है, बाल इनके मोटे
घने और घुंघरालू होते हैं, होठ इनके मोटे होते हैं, आंखें काली होती हैं और नाक चपटी होती है। फिर से सुन लें, गौंड जनजाति की शारीरिक संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। गौंड जनजाति के जो लोग हैं उनका कद नाटा यानी कम होता है, रंग काला होता है, बाल हैं वो मोटे घने और घुंघरालू होते हैं, होठ मोटे होते हैं, आंखें काली होती हैं और नाक चपटी होती है तथा शरीर सुडौल होता है। यह था गौंड जनजाति की शारीरिक संरचना के बारे में। फिर से सुन लें, गौंड जनजाति की उत्पत्ति और गौंड जनजाति की शारीरिक संरचना, 2 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं। पहला फिर से बता दूं मैं, पहला है गौंड शब्द की उत्पत्ति तेलुगु या तमिल भाषा के कौंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ पर्वत अथवा पहाड़ होता है। शारीरिक संरचना में कद रंग बाल का आकार क्या है, ओठों की बनावट क्या है, आंखें कैसी हैं, नाक कैसी हैं, इन चीजों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इनका कद नाटा होता है, रंग काला होता है, बाल मोटे घने घुंघरालू होते हैं, होठ मोटे होते हैं, आंखें काली होती हैं और नाक कैसी होती है, चपटी होती है। यह था गौंड जनजाति की शारीरिक संरचना के बारे में। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे निवास क्षेत्र। फिर से सुन लें, उत्पत्ति और शारीरिक संरचना के बाद में क्या पढ़ेंगे हम, निवास क्षेत्र के बारे में। किसका निवास क्षेत्र, गौंड जनजाति का निवास क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। गौंड द्रविड़ भाषा परिवार की एक जनजाति है जो गोदावरी नदी के तट के सहारे चलते हुए मध्य भारत में प्रवेश करती चली गई। अर्थात यह जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उड़ीसा में पाई जाती है। ध्यान दें, थोड़ा सा बात कर रहे हैं अपन गौंड जनजाति का निवास क्षेत्र की, कि गौंड जनजाति भारत में कहां कहां निवास कर रही है। यह है गोदावरी नदी। कौन सी नदी है, गोदावरी। और यह है विंध्याचल पर्वत। अर्थात यह जनजाति विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में और गोदावरी नदी के उत्तरी क्षेत्रों में पाई जाती है। यहां पाई जाती है। इस क्षेत्र में भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। नर्मदा, ताप्ती, महानद, गोदावरी और सोन। प्रमुख नदियों का क्या होता है, उद्गम होता है। फिर से सुन लें, पढ़ रहे हैं हम गौंड जनजाति का निवास क्षेत्र के बारे में। गौंड जनजाति के लोग दक्षिण भारत में स्थित नदी गोदावरी के तट के सहारे चलते हुए मध्य भारत में फैलते चले गए। कहां फैलते चले गए, मध्य भारत में फैलते चले गए। इनकी ऊपरी सीमा विंध्याचल पर्वत द्वारा निर्धारित होती है। इनके क्षेत्रों में भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। अर्थात ये पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं और ये पर्वतीय क्षेत्र समुद्र तल से लगभग 600 मीटर से लेकर के 900 मीटर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं। कहां निवास करते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, लेकिन समुद्र तल से औसतन 600 मीटर से लेकर के 900 मीटर के बीच गौंड जनजाति के लोग निवास करते हैं। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे गौंड जनजाति की आर्थिक क्रियाओं के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, आर्थिक क्रियाकलाप। पढ़ क्या रहे हैं हम, गौंड जनजाति के बारे में।
जो अपने आप को कोल और कोयटू भी कहते हैं। और गौंड जनजाति की आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में पढ़ेंगे हम। गौंड जनजाति के लोग हैं, इनकी आवश्यकताएं सीमित होती हैं, इसीलिए ये लोग आत्मनिर्भर हैं। परंतु फिर भी जीवन यापन के लिए ये लोग आखेट, खाद्य संग्रहण, पशुपालन व कृषि का कार्य करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आखेट। ध्यान दें, परंपरागत रूप से ये लोग आखेटक हुआ करते थे, परंतु वन और वन्य जीवों पर सरकार का नियंत्रण होने के कारण अब ये लोग बहुत कम शिकार करते हैं और आखेट के स्थान पर ये लोग कृषि कार्य करने लग गए हैं। कौन से कार्य करने लग गए हैं? कृषि कार्य करने लग गए हैं। पढ़ेंगे गौंड जनजाति की आर्थिक क्रियाकलापों में कृषि के बारे में। ये लोग परंपरागत ढंग से स्थानांतरित कृषि करते हैं। कौन सी कृषि करते हैं? स्थानांतरित कृषि। इस स्थानांतरित कृषि के दो रूप हैं। कितने रूप हैं? दो। एक तो है दिप्पा और दूसरी है पेंडा। दिप्पा जो कृषि है वो वन, घास व झाड़ियों को काट जला करके खेत तैयार करके की जाती है। फिर सुन लें, दिप्पा कृषि है वो वन्य क्षेत्रों में वनों को या फिर घास को या फिर झाड़ियों को काट जला करके खेत तैयार करने के बाद में की जाती है। परंपरागत ढंग से खेतों को जोता जाता है। कृषि पूर्णतः वर्षा पर आश्रित है। 2 या 3 साल तक कृषि कार्य करते हैं, उसके बाद में नए खेत तलाश लेते हैं। और पेंडा कृषि, ये कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर की जाती है। ठीक है ना? पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर यह कृषि की जाती है, जिसको क्या कहते हैं? पेंडा। फिर से सुन लें, गौंड जनजाति के द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि के दो रूप हैं। एक तो है दिप्पा और दूसरा कौन सा है? पेंडा। यह था कृषि। और कृषि के बाद में हम पढ़ेंगे पशुचारण के बारे में। किसके बारे में? पशुचारण के बारे में। पढ़ क्या रहे हैं हम? पशुचारण। क्या पढ़ रहे हैं हम? गौंड जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में पढ़ रहे हैं। आखेट और कृषि के बारे में हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे पशुचारण। देखिए, गौंड जनजाति में कई वर्ग होते हैं। एक वर्ग होता है रावत। कौन सा वर्ग होता है? रावत। यानी इस जनजाति में रावत वर्ग के लोग हैं, वो पशुपालन का कार्य करते हैं। अर्थात ये लोग पशुपालन करते हैं और दुग्ध व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। रावत वर्ग के जो लोग हैं, इनको सामाजिक दृष्टि से पवित्र माना गया है। कैसा माना गया है? पवित्र माना गया है। रावत वर्ग के जो लोग हैं, उनको सामाजिक दृष्टि से पवित्र माना जाता है। इसलिए इनके द्वारा, किनके द्वारा? रावत वर्ग के लोगों द्वारा छुआ हुआ दूध या दुग्ध सामग्री इनके समाज के सभी वर्ग खा सकते हैं। इनकी आजीविका का मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन है। फिर से सुन लें, गौंड जनजाति में रावत वर्ग के जो लोग हैं, वो पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। ये लोग पशुओं को पालते हैं, उनसे प्राप्त दुग्ध और दुग्ध से संबंधित सामग्री को बेचते हैं। इनको समाज में पवित्र स्थान है।
इनके द्वारा छुआ हुआ दुग्ध व अन्य खाद्य सामग्री समाज के सभी वर्ग खरीद सकते हैं, खा सकते हैं, ले सकते हैं उसको। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन मत्स्य पालन। ध्यान दें, गोंड जनजाति के आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। मत्स्य पालन जिस तरह से पशुपालन का कार्य रावत वर्ग द्वारा किया जा रहा था या रावत वर्ग के लोग कर रहे थे, उसी तरह से मत्स्य पालन का कार्य कुरुख वर्ग द्वारा किया जाता है। कौन से वर्ग द्वारा किया जाता है? कुरुख वर्ग द्वारा किया जाता है। ये लोग मत्स्य पालन से ही अपनी आजीविका चलाते हैं, अर्थात कृषि कार्य नहीं करते हैं, कृषि कार्य नहीं करते। पढ़ रहे हैं हम गोंड जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में। पशुपालन और मत्स्य पालन के बाद अब हम पढ़ेंगे इनका भोजन। क्या पढ़ेंगे? भोजन। ये लोग कोदू या कुटकी, ये लोग कोदू या कुटकी जैसा मोटा अनाज खाते हैं। उत्सवों पर ये लोग चावल बनाते हैं। साग सब्जी को घरों में उत्पन्न करते हैं या फिर वन्य क्षेत्रों से लेकर के आते हैं। उत्सवों पर पुरुष महुआ से निर्मित शराब का इस्तेमाल करते हैं। महुआ से निर्मित शराब का इस्तेमाल करते हैं पुरुष लोग। इसके अलावा शिकार या बलि दी गई बतख अथवा मुर्गे का मांस खाते हैं। क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। जो देवी देवताओं को खुश करने के लिए बतख या मुर्गे की जो बलि दी जाती है उसका मांस खाते हैं, या फिर शिकार किए हुए जीवों का मांस खाते हैं ये लोग। इसके बाद में पढ़ेंगे निवास और घर। यानी गोंड जनजाति के लोग हैं, उनका निवास कैसा है, उनका घर कैसा है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। निवास घर के बारे में ध्यान दें। गोंड जनजाति के लोग हैं, उनके छोटे छोटे गांव होते हैं जिसको पल्ली या नंगला या नंगले कहते हैं। नंगला या नंगले कहते हैं। अधिवास का जो टॉपिक आएगा उसमें चर्चाएं आएंगे। पे, पल्ली, पुरवा, डाणी। फिर से सुन लें, गोंड जनजाति के जो गांव हैं वो छोटे होते हैं जिसको पल्ली कहते हैं, नंगला कहते हैं या फिर नंगली कहते हैं। ये लोग जिस स्थान पर घर बनाते हैं उस स्थान का सुगुन निकालते हैं और सुगुन निकालने के बाद ही वहां उत्सव बनाया जाता है। उत्सव के बाद में मकान बनाया जाता है। उत्सव में बतख या मुर्गे की बलि दी जाती है। इनके मकान घास फूस व मिट्टी के बने हुए होते हैं। घर में निवास घर के अलावा रसोई घर, बारामदा और पूजा घर अवश्य होता है। ध्यान दें, मकान घास फूस या मिट्टी के बने हुए होते हैं। इनके घरों में निवास घर के अलावा रसोई घर, बरामदा वो पूजा घर अवश्य होता है। ध्यान दें, वस्त्र व आभूषण किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? गोंड जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं। ये लोग सूती वस्त्र पहनते हैं। कौन सा वस्त्र पहनते हैं? सूती वस्त्र पहनते हैं। सूत गांव में तैयार कर ली जाती है या फिर निकटवर्ती कस्बे से मंगवा ली जाती है। पुरुष हैं
वो धोती पहनते हैं तथा महिलाएं साड़ी। सर्दियों में पालतू भेड़ बकरियों की ऊन से बने हुए वस्त्र पहनते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों ही चांदी या एल्यूमिनियम के बने हुए गहने पहनते हैं। महिलाएं अपने हाथों में रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां पहनती हैं। इसके अलावा अपने शरीर पर गोदने, जिसको बच्चे आजकल टैटूज बोलते हैं, गोदने गुदवाती हैं। और गोदने अधिकतर किसके होते हैं? या तो होते हैं चांद के, या फिर किसके होते हैं? तारों के होते हैं। फिर से सुन ले, महिलाएं अपने शरीर पर चांद तारों के गोदने गुदवाती हैं, जो इनके लिए सुंदरता के प्रतीक हैं। महिलाओं के लिए किसका प्रतीक है? सुंदरता के प्रतीक है। लड़कियां अपने बालों के जूड़ों में सफेद बांस के बने हुए, किसके बने हुए? सफेद बांस के बने हुए, सफेद बांस के बने हुए कंगे लगाती हैं। क्या लगाती हैं? कंगे लगाती हैं। मगर कितने? आधा दर्जन से अधिक है। कितने कंगे लगाती हैं? आधा दर्जन से अधिक। तो इसे सुन लें, वस्त्र और आभूषण के बारे में पढ़ रहे हैं। गौड़ जनजाति के लोग हैं वो सूती वस्त्र पहनते हैं। पुरुष धोती और महिलाएं हैं साड़ी पहनती हैं। महिलाएं हैं कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां पहनती हैं। अपने शरीर को चांद तारों से गुदवाती हैं, जो इनके लिए सुंदरता के प्रतीक हैं। सर्दियों में ये लोग अपने पालतू भेड़ बकरियों की ऊन से प्राप्त ऊनी वस्त्र पहनते हैं। बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो अपने बालों के जूड़े में बांस के बने हुए आधा दर्जन से अधिक कंगे लगाती हैं। उनके आर्थिक क्रियाकलापों में वस्त्र और आभूषण पढ़ रहे हैं। क्या? गौंड जनजाति के बारे में। गौंड जनजाति के वस्त्र व आभूषण पढ़ लिया हमने। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इनके औजार व बर्तन। ध्यान दें, गौंड जनजाति के औजार व बर्तन सामान्य होते हैं। ये लोग सामान्य औजारों का प्रयोग करते हैं। ये औजार स्थानीय कारीगरों द्वारा निर्मित किए जाते हैं। प्रमुख कृषि उपकरण हल ये लोग स्वयं तैयार करते हैं। इसके अलावा कृषि में प्रयुक्त उपकरण दांतली, खुरपा, हांसिया, कुल्हाड़ी आदि स्थानीय लोहार द्वारा, किसके द्वारा? स्थानीय लोहार द्वारा तैयार कर ली जाती है। अर्थात प्रयुक्त कृषि उपकरणों में सबसे पहले हल ये लोग स्वयं बनाते हैं। दांतली, खुरपा, हांसिया, कुल्हाड़ी स्थानीय लोहार द्वारा तैयार करवा लिए जाते हैं। इनके घरों में कुछ चारपाई तथा लकड़ी की स्टूल व सोने में बैठने के लिए कुछ दरियां होती हैं। ये था गौंड जनजाति का औजार व बर्तन। इसके बाद में हम पढ़ेंगे गौंड जनजाति की सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी इनकी संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात इनका समाज कैसा है, इनकी संस्कृति कैसी है। देखिए, गौंड जनजाति के लोग हैं वो पितृसत्तात्मक समूह में निवास करते हैं, यानी पितृ प्रधान समाज है इनका। पिता की मृत्यु के बाद अचल संपत्ति को उनके पुत्रों में बांट दिया जाता है। परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है, लेकिन महिलाएं इस अधिकार से वंचित रहती हैं, यानी महिलाओं को मुखिया नहीं बनाया जाता। इस जनजाति में कई प्रकार के विवाहों का प्रचलन है। कई प्रकार के विवाहों का प्रचलन है, जैसे
हरण विवाह, विनिमय विवाह, क्रय विवाह, विधवा विवाह, सेवा विवाह, सुन लें। गौड़ जनजाति की सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। गौड़ जनजाति के जो लोग हैं वो पितृसत्तात्मक समूह में निवास करते हैं। पिता की मृत्यु के बाद अचल संपत्ति को उनके पुत्रों में बांट दिया जाता है। परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है, लेकिन महिलाएं इस अधिकार से वंचित रहती हैं। इनमें कई तरह के विवाहों का प्रचलन है, जैसे हरण विवाह, विनिमय विवाह, क्रय विवाह, विधवा विवाह और सेवा विवाह। जनजातीय लोग हैं ये लोग। हरण विवाह में जबरन लड़की से विवाह किया जाता है, उसको हरण किया जाता है। विनिमय विवाह में लड़की और लड़के का विनिमय होता है, लेन देन होता है। क्रय विवाह इसमें कन्या मूल्य चुकाना पड़ता है, यानी कन्या का धन देना पड़ता है। किसको? वर पक्ष के पिता को, अर्थात वर पक्ष का जो पिता है वो कन्या पक्ष के पिताजी को कन्या का मूल्य चुकाता है। विधवा विवाह ऐसी महिला जिसका पति मर गया हो उसका विवाह होता है। सेवा विवाह इसके अंतर्गत जवान युवा लड़की के घर जबरन जाकर के रहने लग जाता है और सेवा करता है। सेवा से परिवार का अगर दिल जीत लेता है, प्रसन्न कर देता है, सेवा भाव से परिवार का दिल, तो लड़की का जो पिता है वो अपनी लड़की से शादी की स्वीकृति प्रदान करता है। विवाह समारोह किसी नदी या फिर तालाब के किनारे अथवा आम के वृक्ष के नीचे संपन्न किए जाते हैं। विवाह समारोह कहां संपन्न किए जाते हैं? नदी या फिर आम के वृक्ष के नीचे संपन्न किए जाते हैं। ये लोग गांव के मुखिया को पटेल, गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं। पटेल, गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं। तथा चौकीदार को कोतवार कहते हैं। चौकीदार को क्या कहते हैं? कोतवार कहते हैं। फिर से सुन ले, गांव का जो मुखिया है उसको पटेल और चौकीदार है उसको कोतवार कहते हैं। आपसी विवादों का निपटान ग्राम पंचायत के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं? ग्राम पंचायत के माध्यम से करते हैं। ये लोग नृत्य और गीतों के साथ उत्सव मनाते हैं। पूर्णिमा की चांदनी रात में स्त्री और पुरुष सामूहिक नृत्य करते हैं। सामूहिक क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। ये लोग शीतला माता और छोटे देव की पूजा करते हैं। अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए ये लोग भेड़ बकरियों की बलि देते हैं। माता काली और दंतेश्वरी
माता काली और दंतेश्वरी को खुश करने के लिए ये लोग नर बलि देते हैं। कौन सी बलि देते हैं? नर बलि, अर्थात आदमी की बलि देते हैं। यद्यपि नर बलि पर आज पूर्णतः प्रतिबंध है। यह था गौड़ जनजाति की सामाजिक संरचना के बारे में या सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा हमने। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे आधुनिक संस्कृति से संपर्क। ध्यान दें, यानी गौड़ जनजाति के बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि आधुनिक संस्कृति के संपर्क से उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। गौड़ जनजाति के लोग हैं, उनके जीवन में आधुनिक संस्कृति से क्या परिवर्तन आया, ये चीज हम पढ़ेंगे। इन लोगों के आदिवासी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास हो जाने के कारण अब ये लोग उद्योगों में श्रमिक के रूप में कार्य करने लग गए हैं। फिर से सुन लें, सरकार द्वारा आर्थिक असमानता दूर करने के लिए इनके क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की, अर्थात इनके आदिवासी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हो जाने के कारण अब ये लोग इन उद्योगों में श्रमिक के रूप में कार्य करने लग गए हैं और इन्हीं औद्योगिक नगरों के आसपास इनकी बस्तियां विकसित होने लग गई हैं। इन बस्तियों में सरकार द्वारा विभिन्न अस्पतालों, बैंकों, विद्यालयों आदि की स्थापना की गई है। परिवहन के विकास के कारण अब इनका संपर्क शहरी क्षेत्रों से होने लगा है, जिसके कारण इनकी जीवन शैली में परिवर्तन आया है। सरकार ने कबाड़ी प्रथा, प्रश्न आता है कबाड़ी प्रथा क्या था भाई? सरकार ने कबाड़ी प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। क्या लगा दिया है? पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। बता देता हूं आपको कबाड़ी प्रथा क्या है, ध्यान दें, प्रश्न आता है अभी, कबाड़ी प्रथा क्या है? ऋण की एक छोटी सी रकम को चुकाने के लिए ऋण प्राप्तकर्ता की कई पीढ़ियों को सेठ साहूकारों के यहां गुलाम बना करके रखा जाता था। फिर से सुन ले, कबाड़ी प्रथा क्या है मैं बता रहा हूं आपको कि ऋण की एक छोटी सी रकम, ऋण की एक छोटी सी रकम को चुकाने के लिए ऋण प्राप्तकर्ता की कई पीढ़ियों को साहूकारों के यहां गुलाम बना करके रखा जाता था और उनसे बेकार करवाई जाती थी। ये पूर्णतः प्रतिबंध है या प्रतिबंधित है या पूर्णतः इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कबाड़ी प्रथा के बारे में बता रहा हूं आपको, फिर से सुन ले। प्रश्न आता है कबाड़ी प्रथा क्या है? दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए ने बी से रकम ली। क्या ली? रकम, यानी ऋण ली। किससे? बी से। ए तो है मजदूर और बी है मान लीजिए सेठ या फिर साहूकार। ये मजदूर वर्ग सेठ या साहूकार को ये ऋण की राशि नहीं जब चुका पाता था तो मजदूर वर्ग की कई पीढ़ियों को इनके यहां गुलाम बना करके रखा जाता था और उनसे बेकार करवाई जाती थी। अर्थात ऋण की एक छोटी सी रकम को चुकाने के लिए ऋण प्राप्तकर्ता की कई पीढ़ियों को सेठ साहूकारों के यहां गुलाम बना करके रखा जाता था और उनसे बेकार करवाई जाती थी। पढ़ रहे हैं हम गौड़ जनजाति के बारे में। फिर से सुन लें, आधुनिक संस्कृति के संपर्क से इनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, ये चीज पढ़ रहे हैं। वर्तमान में इनमें शिक्षा का स्तर बढ़ा है। इनका स्तर बढ़ा है,
शिक्षा का स्तर बढ़ा है, शिक्षा का स्तर बढ़ा है तो इनको रोजगार मिलने लग गया है। क्या मिलने लग गया है? रोजगार। रोजगार मिलने लग गया है तो इनकी आय बढ़ने लग गई है। आय बढ़ने से उनकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है। इनके खान पान, रहन सहन और पहनावे में बदलाव आया है, अर्थात इनका जीवन स्तर परिवर्तित होता जा रहा है। यह थी गोंड जनजाति। फिर मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।